गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कम्युनिटी मेडिसिन में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हमारा आज का टॉपिक ओबेसिटी। तो कंटिन्यूसली हम लोग एक जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनके बारे में, क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, उनके बारे में हम लोग कंटिन्यूस बात करते आ रहे हैं। हर एक लेक्चर में हम लोग अलग अलग डिजीज़ के बारे में बात करते आ रहे हैं। तो कम्युनिटी के अंदर हर एक डिजीज़ का अपना एक कंट्रीब्यूशन है। उसके अकॉर्डिंग कम्युनिटी में उसका मॉर्बिडिटी के अंदर अपना एक पार्ट है, अपना एक परसेंटेज है उसका जो मॉर्टेलिटी डाटाज को इंक्रीज़ करता है। तो जितनी भी डिजीज़ हम पढ़ रहे हैं सभी डिजीज़ का अपना अपना एक पर्टिकुलरली कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से कम्युनिटी एक अनहेल्दी ट्रैक पर चलती है। और डिजीज़ेज़ की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं। जैसे हाइपरटेंशन की हम बात कर रहे थे, कार्डियक इश्यूज़ की हम बात कर रहे थे, डायबिटीज़ की बात कर रहे थे। तो सभी के अंदर हम लोगों ने देखा कि कुछ कॉमन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर ऐसे हैं जिनकी वजह से ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हम लोगों को लोगों के अंदर या कम्युनिटी के अंदर हम लोगों को ऑलमोस्ट रूटीन में देखने को मिल जाती हैं। तो इन्हीं कुछ कॉमन प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स की बात करें या हम लोग कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो इन्हीं में एक फैक्टर ओबेसिटी। तो ओबेसिटी एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसी बॉडी की एक कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो इसकी इटियोलॉजी ओबेसिटी की एक इटियोलॉजी पार्ट की फॉर्म में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो पहले हम इसको डिटेल में समझते हैं कि ओबेसिटी क्या है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि ओबेसिटी क्या है, तो ओबेसिटी क्या है? Obesity is a condition of increased adipose tissue in our body due to number of enlargement of size of fat cells or increase in number of fat cells in the body or the combination of both। ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो ओबेसिटी है वो एडिपोज टिश्यू की फॉर्म में हमारे सामने देखने को मिलती है। जब हम किसी को कहते हैं कि ओबेस है या कोई पर्सन अगर सपोज मोटा है तो उसमें बेसिकली हो क्या रहा है बॉडी में, फिजियोलॉजिकली उसकी बॉडी के अंदर, एनाटॉमिकली उसकी बॉडी में हम लोगों को क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं कि बॉडी में जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं वो हमारी बॉडी के अंदर वो ज़्यादा होने लग जाते हैं, वो बढ़ने लग जाते हैं। और एडिपोज टिश्यूज़ जो होते हैं वो किसको कंसिस्ट करते हैं? फैट सेल्स को। तो फैट सेल्स जो हैं, या तो फैट सेल्स जो हैं उनका इटसेल्फ जो सेल्स हैं उनका साइज़ का एनलार्जमेंट हो जाए, ठीक है ना, तो अल्टीमेटली एडिपोज टिश्यू बढ़ जाएंगे। और या फिर जो सेल्स हैं उनका नंबर ऑफ जो फैट सेल्स हैं वो अगर मल्टीप्लाई होकर के बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर उस कंडीशन में भी एडिपोज टिश्यूज़ जो होते हैं बॉडी के अंदर ज़्यादा होने लग जाते हैं और अल्टीमेटली हमारी बॉडी के अंदर वेट गेन होता है या इन द फॉर्म ऑफ ओबेसिटी हमारे सामने रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू का बॉडी के अंदर ज़्यादा होना फैट सेल्स की वजह से उसे हम लोग कहते हैं ओबेसिटी। तो फैट सेल्स या तो नंबर में बढ़ेंगी या साइज़ में बढ़ेंगी और एडिपोज टिश्यूज़ जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा होने लग जाएंगे। जब हम इसको मेज़र करते हैं, ओबेसिटी को हम मेज़र कैसे करेंगे कि कोई भी पर्सन ओबेज है या नहीं है या नॉर्मल है, तो उसके लिए हम लोगों के पास में BMI एक फॉर्मूला है या एक इंडेक्स है जिसे हम लोग यूज़ में लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है। तो बॉडी मास इंडेक्स हमारी जो बॉडी है उसके अंदर हमारी बॉडी में जो भी हमें ओबेसिटी का एक इंडेक्स निकालना है, जो एक कैलकुलेशन निकालना है, वो BMI की फॉर्म में निकलता है। और BMI का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है कि वेट अपॉन हाइट इन स्क्वायर मीटर। ठीक है ना, किसी भी पर्सन का कितना वेट है, सपोज़ किसी का 80 kg वेट है और उसकी हाइट जो है वो सपोज़ उसकी हम लोगों को देखने को मिलती है कि उसकी हाइट जो मीटर्स के अंदर कितनी है, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं और जो हम लोगों के सामने कंडीशंस निकल करके आती है उससे हम लोग BMI हम लोगों के सामने एक डाटा निकल करके आता है और उसके अकॉर्डिंग हम उसे लेकर के चलते हैं। तो BMI अगर किसी पर्सन का नॉर्मल है तो उस कंडीशन में वो भी अपने आप में नॉर्मल है, और अगर BMI ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है तो फिर हम उसे ओबेस कहते हैं। जैसे BMI अगर निकल करके आता है कि अगर 25 से ज़्यादा है तो पर्सन इज़ वेरी ओबेस, अगर 20 से 25 के बीच में है तो स्लाइट ओबेस, अगर 20 से नीचे है तो हम उसे नॉर्मल कंसिडर करते हैं। तो इस तरीके से इस फॉर्मूला से BMI कितना निकल करके आता है उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी पर्सन को ओबेस या हम लोग उसे नॉर्मल कंसीडर करते हैं। ठीक है। तो
तो ये अल्टीमेटली हम लोगों के सामने एक फॉर्मूला निकल करके आता है किसी भी पर्सन की ओबेसिटी को मेज़र करने का इन द फॉर्म ऑफ BMI। अब हम इसकी प्रेवलेंस की अगर बात करें तो देखिए प्रेवलेंस के अंदर ऑलमोस्ट सभी एजेस के अंदर, सभी कंडीशंस के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है कि ओबेसिटी किसी भी एज में हो सकती है, ठीक है ना। वो एडल्ट्स के अंदर भी हो सकता है, चिल्ड्रन के अंदर भी हो सकता है, तो हम लोगों को देखने को मिलता है। बट फिर भी हम लोग देखते हैं तो एडल्ट्स के अंदर 20 to 40% जो एडल्ट्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो उनमें कहीं ना कहीं किसी इंटेंसिटी की ओबेसिटी हम लोगों को देखने को मिल जाती है। और वही रेशो जब हम चिल्ड्रन की बात करते हैं तो 10 to 20% चिल्ड्रन में हम लोगों को देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से एडल्ट्स में और चिल्ड्रंस में अगर हम अर्ली एजेस की बात करें तो कंपैरेटिवली एडल्ट्स में थोड़ा सा ओबेसिटी के चांसेस या कंडीशन या ऐसे केसेस जो हैं हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब जैसा हम लोगों ने बात की कि बहुत सारी ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशंस या नॉन कम्युनिकेबल क्रॉनिक डिजीज़ हमारी बॉडी में होती हैं जिनकी ईटियोलॉजी में ओबेसिटी हम लोगों को देखने को मिलता है। जैसे सपोज हाइपरटेंशन की बात करें तो हाइपरटेंशन की ईटियोलॉजी में हमने ओबेसिटी को पढ़ा था। हम डायबिटीज़ की बात करें तो उसकी ईटियोलॉजी में भी हम लोगों ने ओबेसिटी को पढ़ा था। हम कार्डियक इश्यूज़ की हम बात करते हैं, हार्ट अटैक की बात हम लोगों ने करी, उसके अंदर भी हम लोगों ने ओबेसिटी को ईटियोलॉजी के अंदर देखा। तो कहने का मतलब ये है कि ओबेसिटी जो है वो एक ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन हमारी बॉडी के अंदर है जो बहुत सारी डिजीज़ को आगे चल करके उनकी ईटियोलॉजी बन सकती है, या हमारी बॉडी के अंदर ओबेसिटी की वजह से बहुत सारी अलग अलग तरीके की पैथोलॉजिकल कंडीशंस निकल के आ सकती हैं। तो इसलिए ये एक ऐसा बहुत ही सीरियस कंसीडरिंग फैक्टर है कि किसी भी पर्सन की अगर बॉडी के अंदर ओबेसिटी की तरफ वो जाने लग गया तो उसे थोड़ा सा अलार्मिंग कंडीशन में आ जाना चाहिए और अपनी इस ओबेसिटी को जितना जल्दी हो सके उसको कंट्रोल करना चाहिए और उस कंडीशन में जाने से बचना चाहिए। क्योंकि जैसे हम लोगों ने बात की कि बहुत सारी हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में ओबेसिटी अपने आप में एक ईटियोलॉजी प्ले करती है और उसकी वजह से पर्सन को बहुत सारी डिजीज़ होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये प्रिवलेंस हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर हम लोगों को देखने को मिलती है। अब देखिए अगर हम इसकी एपिडेमियोलॉजी की बात करें कि ओबेसिटी होती किस वजह से है, किन किन कंडीशंस की वजह से होती है, किन किन लोगों के अंदर हम लोगों को देखने को मिलती है, तो उसके बारे में बहुत सारे फैक्टर्स हम लोगों के सामने निकल करके आते हैं। कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। हम देखते हैं कि बहुत सारे हर एक इंडिविजुअल के अंदर, हर एक पर्सन के अंदर अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग फैक्टर्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो एपिडेमियोलॉजी के अंदर इस तरीके से बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उसमें सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो सबसे पहले जैसे हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं तो सबसे पहली बात आ गई एज की। तो एज के अंदर अगर हम बात करें तो एज का क्या रिलेशन है ओबेसिटी से, तो एज में ऐसा कोई भी रिलेशन साइंटिफिकली हमारे सामने निकल करके नहीं आता कि इस एज में ही ओबेसिटी होगी, ठीक है ना। बट फिर भी कंपैरेटिवली जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे हमारी बॉडी में लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो होते हैं वो इंक्लूड होने की वजह से ओबेसिटी होने के चांसेस डे बाय डे जो है वो थोड़े से बढ़ जाते हैं, या उसके होने की इंसिडेंस रेट जो है वो थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हम लोग समरी में कह सकते हैं कि एज जो है उसके अंदर इंक्रीजिंग एज के साथ साथ में ओबेसिटी होने की पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है या बढ़ने को हम लोगों को देखने को मिलती है। तो एज के अंदर हो गया इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ द एज, तो ओबेसिटी इसके अकॉर्डिंग चलती है। देन नंबर 2 हम बात करें तो सेक्स। अब सेक्स के अंदर इस तरीके का कोई डिफरेंशिएशन इसमें भी कोई क्लिनिकल नहीं आता कि मेल में ज़्यादा होगी ओबेसिटी या फीमेल के अंदर ज़्यादा होगी। बट फिर भी जब हम लोगों के सामने कम्युनिटी का डाटा कलेक्शन आता है तो उसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि इसके अंदर कंपैरेटिवली अलग अलग एजेस के अंदर हमें अलग अलग ओबेसिटी के जो हैं वो इंसिडेंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें 35 to 45 ईयर्स की एज की बात करें, अगर हम लोग 25 to 35 ईयर्स की एज की अगर हम बात करें तो उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि मेल्स जो होते हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं ओबेसिटी के लिए, उनमें ये ओबेसिटी के इंसिडेंस हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और अपोजिट वे में अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में यही जब हम मीनोपोजल एज की बात करते हैं 45 से 50 के बीच की जो एज होती है, इस एज के अंदर जब हम डाटा कलेक्शन करेंगे तो हम लोगों को मेल्स और फीमेल्स में कंपैरेटिवली फीमेल्स के अंदर ओबेसिटी के केसेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे।
तो वो कुछ हद तक पर्सनल कंडीशंस भी होती हैं, कुछ हद तक हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो भी अपने आप में इसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होते हैं। और इस तरीके से एज के अंदर हम लोग देखते हैं कि अलग अलग एजेस में इंसिडेंस भी जो है वो अलग अलग तरीके का हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ कई बार हम लोग देखते हैं कि कंडीशंस के अंदर जो फीमेल्स हैं, जो सक्सेसिव प्रेगनेंसीज जिनके अंदर हमें देखने को मिलती है, उनमें भी ओबेसिटी होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। जैसे सपोज़ कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जिनमें प्रेगनेंसी जो हैं वो बहुत कम इंटरवल पर बार बार प्रेगनेंसीज हुई हैं, या नंबर ऑफ़ प्रेगनेंसीज अगर ज़्यादा हुई हैं तो उस कंडीशन में उनकी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस की वजह से देख लें, या सपोज़ अपनी अवेयरनेस जो है वो कहीं अगर लैक ऑफ अवेयरनेस बॉडी में फीमेल्स में डेवलप हो रहा है उसकी वजह से समझ लें। बट अल्टीमेटली सक्सेसिव प्रेगनेंसीज जिन फीमेल्स में देखने को मिलता है उनके अंदर हम कंपैरेटिवली ये नोट करते हैं कि उनमें एज के साथ में उनमें कंपैरेटिवली उन फीमेल्स के अंदर वेट गेन की या ओबेसिटी की कंडीशंस ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिलती है। तो इस तरीके से एज और सेक्स जो हैं ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं बेसिकली जिनके अंदर हम लोग इस तरीके से इन्हें रिलेट कर सकते हैं कि एज के साथ बढ़ता है और सेक्स के अंदर अलग अलग एज के अंदर हम लोगों को अलग अलग तरीके की कंडीशंस देखने को मिलती हैं। ठीक है। तो ओबेसिटी के और कुछ हैं और एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, एपिडेमियोलॉजी और भी है जिसके बारे में हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।